नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस क्लास में जनरल साइंस के नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं साथियों, सभी एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस आपके हेल्पफुल रहेंगे। चाहे आपका बिहार पुलिस के एग्जाम हो, एमपी पुलिस का हो, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस या बिहार शिक्षक भर्ती का हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है। ये क्वेश्चन साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, किस कारण एक माता पिता की सभी संतानें एक समान नहीं होती हैं? तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त दोनों, यानी आनुवांशिक विभिन्नता और वातावरण की विभिन्नता दोनों के ही कारण। अगला है, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो याद रखिएगा, क्वार्ट्ज जो है ये किससे बनता है? तो कैल्शियम सिलिकेट से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण के द्वारा होता है? तो याद रखिए साथियों, टेफ्लॉन नामक प्लास्टिक का निर्माण किस यौगिक के बहुलीकरण द्वारा होता है? तो याद रखिए, टेट्राफ्लोरोइथिलीन के कारण। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक क्या थे? तो याद रखिए, जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक क्या थे? तो याद रखना, प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जीनों के साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहलग्नता। याद रखना, जीनों के साथ साथ वंशागति की परिघटना तथा पैतृक युग्मों को संतति में भी बनाए रखने को क्या कहते हैं? तो सहलग्नता कहते हैं। अगला है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो याद रखिएगा, क्यूरी जो है ये रेडियोधर्मिता की इकाई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आज का अगला क्वेश्चन है, केलोमल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो साथियों याद रखना, केलोमल का रासायनिक सूत्र होता है Hg2Cl2। नेक्स्ट है, उच्चतम वेधन क्षमता की तरंग कौन सी है, यानी सबसे अधिक वेधन क्षमता किस तरंग की होती है? तो याद रखिएगा, उच्चतम वेधन क्षमता वाली जो तरंग है वो है साथियों गामा किरण, गामा रे। नेक्स्ट है, माइकोराजा सहजीवी का संबंध होता है किसके बीच? तो देखिए, माइकोराजा सहजीवी का संबंध होता है कवकों तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या है? तो देखिएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण होते हैं जीवाणु व कवक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो साथियों याद रखिए, पौधों में जल का परिवहन ये जाइलम के द्वारा होता है और फ्लोएम के द्वारा भोजन का परिवहन होता है। याद रखिएगा, ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कॉनवर्ग ने किया था, आर्थर कॉनवर्ग ने। इसके लिए इनको 1959 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था चिकित्सा के क्षेत्र में। याद रखिएगा। अगला है, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है क्योंकि यह वायु व प्रकाश से क्रिया करके एक विषैला पदार्थ बनाता है, और यह विषैला पदार्थ कौन सा होता है? तो याद रखिएगा सभी, फासिज्न। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में क्या सम्मिलित होता है? तो देखिए, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कौन सा पोषकदायक तत्व होता है? तो याद रखिएगा, कैल्शियम और पोटासियम। ऑप्शन नंबर सी। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन कितना होता है? तो देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति में प्रकाश का परावर्तन 100% होता है। याद रखना, 100%। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100% यानी 100%। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, जब कोई वस्तु दो समानांतर या समतल दर्पणों के बीच में रखी जाती है तो कितने प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखिएगा, अनंत, बिल्कुल इन्फिनिटी, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। अगला है, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता कौन है? तो याद रखिए, न्यूट्रॉनों के खोजकर्ता है पाउली। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, यानी कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लड ग्रुप ए बी। देखिए, ब्लड ग्रुप ए बी जो होता है इसमें एंटीबॉडी नहीं एंटीजन पाया जाता है। याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम सैटेलाइट कौन सा है? तो देखिए, भारत का प्रथम सैटेलाइट है साथियों आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो याद रखिएगा, कंप्यूटर प्रिंटर जो है ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। अगला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे किसका? तो देखिए, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे वो किसका प्रयोग करते थे? तो वैक्यूम ट्यूब का।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है साथियों। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो एनीमोमीटर से वायु की चाल, ऑमीटर से विद्युत धारा, पायरोमीटर से उच्च दाब। टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं, दाबांतर तो बैरोमीटर से मापा जाता है, यानी ये गलत है, तो यही राइट आंसर होगा। क्योंकि आपको गलत कौन सा है वही चुनना था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ध्यान दीजिएगा, एक्स किरणों की वेधन क्षमता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर को बढ़ाकर। अगला है ट्रिप्सिनोजन। देखिए ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में सहायक कौन होता है? तो देखिए ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में कौन सहायक होता है? याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए हैं? तो करेक्ट आंसर है परिजीनी तकनीक के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक क्या है? तो देखिए लूनर कास्टिक का रासायनिक सूचक या रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से किसके अधपका मांस खाने से फीता कृमि मनुष्य के हाथ में पहुंचता है? तो याद रखिए सुअर का। जब कोई सुअर का अधपका मांस खाता है तो फीता कृमि मनुष्य के हाथ में पहुंच जाता है, याद रखिएगा। सूत्री विभाजन किस पर निर्भर करता है? तो देखिए सूत्री विभाजन ये समय पर और तापक्रम पर, दोनों पर ही निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा साथियों। अगला है वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस पदार्थ के कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो जाती है? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा क्यूटिन के कारण, है ना। किस पदार्थ के कारण बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है? तो क्यूटिन के कारण। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा? तो याद रखिए गतिज ऊर्जा जो है ना साथियों, देखिए गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी और संवेग 2 गुनी हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। विकल्प 1 और 2 दोनों ही सही है। अगला है अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो देखिए अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है साथियों लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र क्या होता है? तो देखिए हाइड्रोलिथ का अणुसूत्र होता है CaH2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं, क्यों? तो देखिए कपड़ों को धोते समय नील का प्रयोग करते हैं सही वर्ण संयोजन के लिए, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला एम्पिसिलिन ये किस प्रकार की दवाई है? तो साथियों याद रखिए एम्पिसिलिन ये किस प्रकार की दवाई है? तो प्रतिजैविक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल से दही जमाने का बायोटेक्नोलॉजी की प्रक्रिया में निम्न में से किस जीव की आवश्यकता होती है? तो साथियों याद रखिएगा जीवाणु की, यानी बैक्टीरिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, लेकिन सामान्य नाम आपसे पूछा है जो कि होता है साथियों कास्टिक सोडा, ऑप्शन नंबर ए। अगला इथिलीन का IUPAC नेम क्या होता है? तो याद रखिए इथिलीन का IUPAC नाम होता है इथिन, ऑप्शन नंबर ए इथिन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है देश का पहला कॉम्प्यूटरीकृत गाँव कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे पहला कॉम्प्यूटरीकृत गांव है बेल्लानाड जो कि केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चांदी के पात्रों का काला पड़ जाना वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखिएगा ओजोन के कारण, ओजोन की उपस्थिति के कारण। अगला यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पर क्या असर पड़ेगा? तो याद रखिएगा पिंड जो है ना कभी पृथ्वी पर कभी भी नहीं लौटेगा, क्यों? क्योंकि साथियों पृथ्वी के पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, और इस गति से अगर कोई भी पिंड को पृथ्वी के बाहर फेंकेंगे तो अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा, वापस पृथ्वी पर नहीं आएगा। एक बार बराबर कितना पास्कल होता है? तो देखिए एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ऑप्शन नंबर सी। किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो याद रखिएगा अपवर्तन के कारण। किसी द्रव का बाष्पीकरण होने से उसका तापमान क्या होता है? तो देखिए जब किसी द्रव का बाष्पीकरण होने लगता है तो उसका तापमान जो है वो साथियों घट जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है मनुष्य में रुधिर कहाँ क्षमता है? तो याद रखिएगा मनुष्यों में रुधिर जो है बोमेन संपुट में क्षमता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला है द्रव चालित मशीनें किस सिद्धांत से काम करती हैं? तो याद रखिएगा द्रव चालित मशीनें जो होता है ये साथियों पास्कल के सिद्धांत पर काम करती है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो देखिएगा इनमें से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है? तो प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस भी यंत्र सामग्री है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड पार्ट से, लेकिन प्राचालन तंत्र यह यंत्र सामग्री नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन उत्पन्न होती है किससे?
तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में विमोचित ऑक्सीजन जो होता है ये पानी के प्रकाशीय अपघटन से यानी फोटोलाइसिस से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर ए। मिनीमाता रोग होता है किससे? तो याद रखिए मिनीमाता रोग जब जल में मरकरी का प्रदूषण फैलता है तब होता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा साथियों ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में ही। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम कौन आता है? तो याद रखिए पुराने चलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम कौन आता है? तो साथियों हाइड्रोजन पायरोक्साइड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है लाइसोसोम कार्य करते हैं किस में? तो याद रखिए लाइसोसोम जो है अंत कोशिकीय पाचन में कार्य करते हैं। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है किसके लिए? तो देखिए साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखना है थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती हैं किसके लिए? तो याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन नंबर बी विकिरण के द्वारा होने वाली उष्मा हानि को रोकने के लिए। किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटल संभव है? यानी इनमें से कौन सा कंप्यूटर का भाषा है जिसमें सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटल संभव है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कोबोल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी कोबोल। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ पर रहता है? तो देखिए परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहता है? तो नाभिक के भीतर रहता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नाभिक के भीतर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। यानी कोई भी चीज़ जब जलता है तो वो तो रासायनिक परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन नहीं। बाकी देखिए जल में नमक का विलय होना ये भी भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर जल वाष्प का बनना ये भी भौतिक परिवर्तन है। और बर्फ के गलनांक पर जल का बनना यह भी भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर डी ये रासायनिक परिवर्तन है। आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? यानी आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है 7। ऑप्शन नंबर बी। अगला है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? यानी वास्तविक केंद्रक किसमें नहीं होता है? तो देखिएगा कवक में होता है, लाइकेन में होता है, हरे शैवाल में होता है, जीवाणु में नहीं होता है, बैक्टीरिया में। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ परमाणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम है इस कारण। नेक्स्ट है जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ उष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा गलनांक। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए देखिएगा इनमें से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी सही है। देखिए क्षार में साबुन जैसी चिकनाहट होती है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है, यह भी सही है। और सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म नहीं होते हैं, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? तो देखिए बर्फ पानी पर तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम में क्रियाशील रहता है? तो याद रखिएगा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए क्षारीय माध्यम में। हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्यों? तो देखिएगा हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि जैसे ही ऊपर जाते हैं वायुदाब घट जाता है और फट जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? तो याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है यह सबसे अधिक लाल रंग के प्रकाश में होता है। ऑप्शन नंबर डी। पेनिसिलिन के खोजकर्ता कौन है या पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर सी। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? तो याद रखिए किसी भी वस्तु का ताप याद रखिए किसका सूचक होता है? तो उसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइड और किसकी उपलब्धता होती है? तो याद रखना विद्युत की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कौन सा रोग कीट के काटने से होता है? तो देखिए डेंगू। ऑप्शन नंबर बी डेंगू रोग जो है ये कीट के काटने से होता है। निम्नलिखित में से किस समूह के जीवों के डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्वपूर्ण है? तो इनमें से किस समूह के जीव है जो डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं? तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डायमट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? साथियों याद रखिए तितलियों का अध्ययन लेप्डेटेरियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या m = होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्याओं का योगफल। यहाँ न्यूट्रॉन देखिए 10 दिया हुआ है और प्रोटॉन दिया हुआ है 9, दोनों को जोड़ दीजिए 19 आएगा। यानी m = 19, द्रव्यमान संख्या 19 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो याद रखिए सोते समय रक्तदाब में
क्या परिवर्तन होता है? तो साथियों रक्तदाब जो होता है वो घटता है। मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? तो याद रखिए मेंडल ने आनुवांशिकी के नियम कौन से पौधे पर अनुसंधान करके दिए थे? तो मटर, ठीक है, मटर के पौधे पर। अगला है एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो याद रखिए एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक होता है साथियों डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी। अगला है पीतल मिश्र धातु है किसका? तो याद रखिए पीतल जो होता है ये तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है किसके कारण? तो पुनःआंतरिक परावर्तन के कारण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। साथियों आज का क्लास बिल्कुल आपको सुपर फास्ट करवा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी होता है? तो याद रखिए शरीर को गर्म रखने हेतु उत्तरदायी कौन होता है? तो वसामय उत्तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो याद रखिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं साथियों बिल गेट्स और पॉल एलन, दोनों ही याद रखिए बिल गेट्स संस्थापक हैं और पॉल एलन सह संस्थापक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जब दोनों का नाम दिया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है एंटीजन यानी प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो याद रखिए एंटीजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे दो तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिसकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या बोलते हैं? तो जब द्रव्यमान संख्या समान होता है तो उसको समभारिक बोलते हैं, और जब साथियों प्रोटॉन की संख्या समान होता है तो उसको समस्थानिक बोलते हैं। अगला है चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न में से कौन सा द्रव पाया जाता है? तो याद रखिए जब चींटी या मधुमक्खी काटता है तो उसके द्रव में फार्मिक एसिड यानी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो देखिए कंप्यूटर में एमएस वर्ड का प्रयोग पद्यांश डाटा संशोधन हेतु किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की? तो देखिए करेक्ट आंसर होगा जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर सी। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा अल्ट्रासोनिक तरंग का, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो याद रखिएगा 1 ग्राम वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो साथियों 9 किलो कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी। पैराफिन किसका उप उत्पादक है? तो याद रखिए पैराफिन जो है ये पेट्रोलियम परिशोधन का उप उत्पादक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस वंश में विषम बीजाणुता पाई जाती है? तो राइट आंसर होगा साथियों मार्सिलिया में, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी मार्सिलिया। नेक्स्ट है जिब्रेलिन पृथक किया गया किससे? तो जिब्रेलिन को किससे अलग किया गया था? तो एक कवक से, ऑप्शन नंबर बी। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा भाप श्रावण विधि का। नेक्स्ट है मनुष्य की आंत में रहने वाला एक कोशिकीय आरोग्यजनक परजीवी प्रोटोजोआ कौन सा है? तो देखिए ई कोलाई, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है परागगणों का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो याद रखना परागगणों का अध्ययन पेलिनोलॉजी कहा जाता है या पेलियोनोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो पेलिनोलॉजी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। मानव निर्मित तत्व की पहचान करिए, इनमें से कौन सा तत्व है जो मानव के द्वारा निर्मित है? तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैलिफोर्नियम। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो करेक्ट आंसर होगा साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का। आप देखिए बैटरी में साथियों सल्फ्यूरिक अम्ल का ही प्रयोग होता है। अगला है दोषयुक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है, इसमें निहित प्रक्रम जो होता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सभी परासरण, ऑप्शन नंबर बी। वह उत्तक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए करेक्ट होगा कैम्बियम। कैम्बियम एक उत्तक है जो कि द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है ऑन्कोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखना ऑन्कोलॉजी में स्तनपायी प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, माफ करना ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों आज का क्लास मैंने नॉन स्टॉप कराया, सुपर फास्ट, बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास था ये, रिवीजन क्लास। आपको आज का क्लास कैसा लगा है जरूर बताइएगा, लाइक कर दीजिए, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नए साथी कोई भी हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।